तो ये लेक्चर दोनों एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप सेकंड ईयर में चाहिए। बाकी यदि आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यदि आप एक तरीके से पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन दोनों जगह आ सकते हैं। सीधे क्वेश्चन देता है वो कौन सी टाइप 1 हाइपोसेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपोसेंसिटिविटी, किसी भी क्वेश्चन दे देगा। मिक्स क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा क्योंकि सारी हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन कुछ ऐसा संभावना कमी है। हो सकता है एक ही पेपर में दो भी आ सकते हैं, मतलब एक पेपर में 2 नंबर में हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 पूछ रखा हो और एक पेपर में मतलब उसी सेक्शन में दूसरी जगह 5 नंबर हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3 पूछ रखा हो। इस प्रकार हो सकता है। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आए वो पूरा डिलीवरी डिस्क्राइब करना है, उसके लिए किस प्रकार की क्रिया हो रही है, क्या नहीं हो रहा, सब मैकेनिज्म को। यदि 2 नंबर में आया तो आपको थोड़ा जनरल ओवरव्यू तब भी देना पड़ेगा आपको, और थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको मैं इससे जरूरी नहीं, एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस है इसमें। तो इसलिए हम बात करते चलते हैं सारी की सारी हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। तो पहला आता है हमारा टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है? टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में जो होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो आते हैं मैंने बताया था, तो टी हेल्पर सेल में भी 2-3 प्रकार की होती है। टी हेल्पर 1, 2, 3, तो 3 तो नहीं होती, टी हेल्पर 1 to 17 होती है। तो इसमें क्या होता है हमारा 1 और 2 का रोल रहता है, 70 का तो एंटी इन्फ्लामेटरी हमारी। तो इस तरीके भले कीमोटैक्टिक फैक्टर रहता है 17 का। तो टी हेल्पर 2 सेल एक्टिवेट होती है, इसमें याद रखना। टी उसमें बात करेंगे, जब बात करेंगे टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी तो टी हेल्पर 1 एक्टिवेट होती है। इसमें टी हेल्पर 2 सेल एक्टिवेट होती है, जिसके कारण क्या रिलीज होता है हमारे इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13 का। ये मैं बताता हूँ, इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 का रिलीज होता है, जिसमें आपको 4 और 5 जरूर याद रखना है, वही इन्वॉल्व रहते हैं इस प्रक्रिया में। तो जो 4 का वो क्या करता है हमारा इंटरल्यूकिन 4, वो हमारा क्या है कि तरीके से आईजीई जो होता है उसका प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो जब आईजीई का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये चीज़ होती है, तो वो क्या करता है आईजीई का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो वो मास्ट सेल होती है, उसकी जो सरफेस होती है उस पर जाके चिपक जाता है। तो उसकी पूरी सरफेस वाला जो एरिया होता है उसको कवर कर लेता है हमारा इस तरीके से आईजीई एंटीबॉडी। उसके अलावा इंटरल्यूकिन 5 का काम करता है हमारा इस तरीके से यूसिनोफिलिया का काम करता है, जो यूसिनोफिल काउंट को बढ़ाने का काम करता है इस तरीके से। तो ये खुदा हो गया हमारा प्राइमरी एक्सपोजर। सेकेंडरी एक्सपोजर में जब भी एंटीजन आता है तो वो क्या एक तरीके से मास्ट सेल में जो एक तरीके बीच बीच में गैप तो बचे ही थे ना, ऐसे तो है ना पूरी सरफेस प्रॉपर कवर हो जाएगी, काफ़ी हद तक कवर आती है, बीच में थोड़ा सा गैप बन जाता है। तो गैप के बीच में वो एंटीजन इकट्ठे हो जाते हैं मास्ट सेल में, जो आईजीई जमा थी। तो मास्ट सेल पे तो आईजीई पहले से ही था, और उसके बाद बीच में गैप में वो और आ गया, जिसके कारण क्या मास्ट सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो मास्ट सेल उस तरीके से हम जानते हैं कि मास्ट सेल जो होती है वो हिस्टामिन रिलीज करने का काम करती है, जो कि एक तरीके से वेसोडाइलेशन का काम करते हैं, वेसोडाइलेशन और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो वेसोडाइलेशन का जो प्रक्रिया वो होती है, जिसके कारण क्या कि हमको बीपी कम देखने को मिल सकता है, एनाफाइलॉइड रिएक्शन देखने को मिलती है, इसमें धीरे धीरे शॉक वगैरह वाली कंडीशन बिल्डअप हो जाती है। तो और उसके अलावा एक तरीके से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन के कारण क्या कि एक तरीके से अस्थमा लाइक कंसिडरेशन हो जाती है, मतलब अस्थमा इससे डेवलप नहीं होता, इसके मैं आगे बात करूँगा अस्थमा किससे डेवलप होता है। अस्थमा इससे डेवलप नहीं होता, और अस्थमा लाइक कंडीशन बिल्डअप होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह जो होता है इस तरीके से बिल्डअप हो जाता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारे अर्ली रिएक्शन होती है, जो हमारे डिलेड रिएक्शन होती है, उसमें कौन सा रोल रहता है? डिलेड रिएक्शन जो होती है उसमें रोल रहता है हमारे तरीके से ईओसिनोफिलिया का। ईओसिनोफिलिया क्या करता है? ईओसिनोफिलिया और उसके अलावा और भी फैक्टर जो होते हैं इस तरीके से इंटरल्यूकिन 5 वो रिलीज करवाता है, जिसमें आता है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ल्यूकोट्राइन। तो ल्यूकोट्राइन जो होता है इस तरीके से ल्यूकोट्राइन और उसके अलावा मेजर बेसिक प्रोटीन हुए, वो एक तरीके से रिलीज होते हैं, वो उसके नाम में क्या है याद है, मेजर बेसिक प्रोटीन थे वो रिलीज होते हैं, जो कि क्या करते हैं एक तरीके से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराने का काम करते हैं, जिसके कारण क्या मतलब होता है एक तरीके से अस्थमा लाइक कंडीशन डेवलप हो जाती है ये। तो इस प्रकार हमारी काम करती है तरीके से टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन बात करके चले जितने भी, उसके अलावा एनाफाइलेटॉइड रिएक्शन हुई, एलर्जीज हुई हमारी, ज़्यादातर एलर्जी चाहे नट से एलर्जी हुई, चाहे हनी से एलर्जी हुई, या फिर और जो होती हैं जैसे निकल वगैरह, कोबाल्ट वगैरह से एलर्जी होती है, उससे हुई। उसके अलावा क्या कहते हैं हमारा अस्थमा हुआ, ये प्रॉपर एग्जाम्पल इसका अस्थमा है। उसके अलावा ड्रग एलर्जी हुई हमारी, तो वो सारी एक तरीके से ड्रग एलर्जी, जीआई एलर्जी, वो सारी एक तरीके से इसी में काउंट होती है एग्जाम्पल के रूप में ये। हाँ फैक्टर में बता दूँ तो इधर प्रोस्टाग्लैंडिन भी तो वेडिकाइनिन है सेकेंडरी वाली रिएक्शन में। ल्यूकोट्राइन को सबसे ज़्यादा याद रखना है इस तरीके से, वो अस्थमा करता है।
तो ये चीज़ें याद रखना ना, सारी एलर्जी जितनी प्रकार के फूड एलर्जी एक तरीके से, चाहे हमारे तरीके से वो हो गई अस्थमा हो तो खुद से खुद ही की एलर्जी होगी, एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह है। उसके अलावा क्या है कि हमारा तरीके से कोई सब्सटेंस से एलर्जी है, निकल वगैरह से एलर्जी होगी, स्किन पर लगने से एलर्जी हो जाती है। एक कैंसोनी टेस्ट हम करते हैं, उसमें जो कि स्मेल यूज होता है, तरीके कैंसोनी टेस्ट इसमें आता है। काउंट है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, जो कि क्या है इस तरीके से जो हमारी खुद की जो सेल्स होती है उन पर हमला करने लग जाती है। ठीक है, तो जो सेल्स पे हमला करती है एंटीबॉडी, तब मैंने बताया था कैसे काम करता है कि वो एंटीबॉडी खुद से कुछ कर नहीं सकती, वो ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो इसके आधार में 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। या तो इस तरीके से वो न्यूट्रलाइज कर दें, किसकी सहायता से, मैंने बात कही थी, जब भी एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसकी 3 चीज़ें हो सकती है संभावना के नाम पे। या तो मैंने बात की थी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मैंने बात करी थी, एक तो ये कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाए और उसके अलावा उसके कारण उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए। या फिर क्या है, ये तरीके ऑप्सोनाइजेशन हो जाए, सीआर रिसेप्टर 1 पे जाके इस तरीके से ज़्यादा टेस्टी बना देगी मैक्रोफाज के लिए, कि उसको सेल्स को वो इस तरीके से एंटीजन को। या तीसरी चीज़ हो सकती है कि इंफ्लामेटरी रिएक्शन कर सके, किसके द्वारा किसका इन्वॉल्व रहता है उसमें, C5A और C4A का ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, C3A का भी इन्वॉल्व हो जाता है। बाकी C5A C4A होता है, टेस्टी वाला C3B और C4B होते हैं। फैक्टर याद रहे चाहिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ाया था मैंने, तो ये इसका इन्वॉल्व रहता है। तो ये इस प्रकार कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। और क्या बताया था मैंने, मैक्रोफाज के द्वारा उसका फेगोसाइटोसिस कर लिया, या ये संभावना है। तीसरी संभावना मैंने बताई थी कि नेचुरल किलर सेल जो होती है वो भी एक तरीके से इसको, ऐसे रिसेप्टर होते हैं इसको डिटेक्ट कर लेती है, और यदि वो कहा कि इसको सेल को ख़त्म कर रही है नेचुरल किलर सेल को डिटेक्ट करके, तो उसे कहते हैं हम एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी। नाम बार बार बोल रहा हूँ मैं, 2-3 बार बोल चुका हूँ इसको। एंटीजन डिपेंडेंट या एंटीबॉडी डिपेंडेंट था, क्या नाम है तो, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी, ये एंटीबॉडी सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी में कौन इन्वॉल्व रहता है, नेचुरल किलर सेल इन्वॉल्व रहती है। दूसरी तरह जो फंक्शन मैंने बताया था उस समय में चर्चा करी रही थी, उसका जो था वो न्यूट्रलाइजेशन का काम था। न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडी जाती है उसका फंक्शन को बंद कर देती है। ये किसी भी, जिसमें एक तरीके काफ़ी बड़ा एंटीजन होता है, फिक्स एंटीजन होता है, इस तरीके से काफ़ी जाने सकता है। जैसे एक आरबीसी वगैरह हुई, वो इस तरीके से कहीं भी जा सकती है। चाहे हमारे आरबीसी है, जैसे आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स हैं, इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी तो इसको तो इकट्ठा करके हम फैगोसाइटोसिस ऐसा लगता है। मान के चला एंटीबॉडी बन गई इस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ, किसी के जैसे गुस्पाट सिंड्रोम में बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, तो उसमें के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई। या फिर एक तरह से ग्रेव्स डिजीज हुई, जिसमें इस तरीके के खिलाफ बन जाती है एंटीबॉडी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के खिलाफ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, मतलब उसकी स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी होती है हालांकि, लेकिन ये कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने तरीके से थायराइड इनहिबिटर के खिलाफ एंटीबॉडी बनने के तरीके से में करने का काम करते हैं थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन को इस तरीके से। तो ये इसमें एक तरीके से ग्रेव डिजीज हुई, गुड पास्टर सिंड्रोम हुआ, या फिर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बोलूँ परनिशियस एनीमिया हुआ, जिसमें क्या है तरीके से उसमें भी एंटीबॉडी बनने थी इंटरेस्टेड फैक्टर के खिलाफ, जो कि एक तरीके से किसमें प्रेजेंट है हमारे पेंक्रियास में, पेंक्रियास पे अटैक करने का काम करती है, जिसके कारण क्या अभी ये ऑर्गनों को ट्रांसपोर्ट तो किया नहीं सकता, जिसके कारण क्या वहीं पर उसको फंक्शन को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो इसलिए इस प्रकार काम करते हैं। पेनिसिस एनीमिया में क्या इन्वॉल्व रहता है हमारा, पैरालाइटिक सेल इन्वॉल्व रहती है हमारी, इंटरेस्टिंग फैक्टर रिलीज करते हैं हमारे पैराइटस सेल, स्टोमक की, तब स्टोमक के पैराइटस सेल को लेके तो जाएंगे नहीं परनिशियस एनीमिया डेवलप करने के लिए, तो परनिशियस एनीमिया वहाँ डेवलप हो जाएगा। इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है इस तरीके से। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी का एग्जाम्पल की बात की तो एग्जाम्पल में मीस फेमस एग्जाम्पल है, जितनी भी आपकी हीमोलाइटिक रिएक्शन है सारी आप इसमें डाल सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई, RH इम्पोर्टेबिलिटी, AB इनकॉम्पेटिबिलिटी हुई, या फिर एक तरीके से हमारा जो जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या इम्यून थ्रोम्बोटाइसोपेनिया मैंने बताया था शायद उस समय, मैं हेपेटोलॉजी में बताया था मैंने, काफ़ी सारी रिएक्शन है वो ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व रहती है। उसके अलावा मेरे अब इसके एग्जाम्पल बोल दें इस तरीके से, कौन से गुड पास्टर सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होती है। उसके अलावा गुड पास्टर, ग्रेव्स डिजीज, और कहते हैं परनीशियस एनीमिया, ये इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। फिर आते हैं लास्ट स्टेज पे जो टाइप 3 और टाइप 4 पे। तो टाइप 3 रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हो जाता है। जब भी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता था तो मैंने बताया था कि इम्यून कॉम्प्लेक्स का जो एक तरीके से उसको डाइजेशन करने का सिस्टम कैसे काम करता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होता है उससे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जुड़ जाता है, वो CR1 रिसेप्टर जो होता है तेरे RBC से वो चढ़ता है और एक तरीके से स्प्लीन में जाकर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये मैंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मैकेनिज्म के बारे में बात करी थी। तो इस तरीके से अब ये इस तरीके से इम्यून कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, उसकी तुलना में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उतना ज़्यादा है नहीं है,
तो जिसके कारण क्या होगा, एक तरीके से इम्यून कॉम्प्लेक्स होंगे वो इतनी जगह हो जाएंगे, डिपोजिशन होने लग जाएगा इम्यून कॉम्प्लेक्स का, बहुत ज़्यादा इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने का डिपोजिशन होने लग जाएगा। तो इसके कारण हमको क्या है, एक तरीके से सिम्टम डिजीज देखने मिलेगी उसके आधार पर। जिसका प्रॉपर एग्जाम्पल बात करें चलिए तो रिमोटेड अर्थराइटिस होता है, जिसमें एक तरीके इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन रहता है। IgM एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी के खिलाफ भी एंटीबॉडी बन जाती है उसमें, ये है। तो रिमोटेड अर्थराइटिस में पढ़ेंगे तब बात की नहीं थी। उसके अलावा क्या है कि हमने ये बात की थी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोसाइटिस थी, या फिर इस तरीके से हमने बात करी थी हाँ, एक तरीके से क्या कहते हैं इस तरीके से रिएक्टिव अर्थराइटिस हुआ। इसके अलावा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था, उसमें बात करी थी हमने, मतलब बात करेंगे जब करेंगे तो उसमें क्या इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हो जा रहा था। जैसे किडनी में काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, इसमें कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा वेस्कुलाइटिस है, एक तरीके से IgA वेस्कुलाइटिस है, और वेस्कुलाइटिस होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैं इस तरीके से किडनी वाली डिपोजिशन बात करिए, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, काफ़ी सारी डिजीज में जिसमें क्या किस तरीके से हमारा क्या होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन देखने को मिलता है। ये उसके बारे में तभी चर्चा करेंगे, बस ये कि काफ़ी सारी डिजीज आती है इसका। उसमें क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है, जैसे SLE का भी एग्जाम्पल बता रहे हैं, SLE में भी ये चीज़ कंडीशन होती है। इसमें मतलब क्या फाइंडिंग मिलेगी आपको, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की तरीके से कमी देखने मिली। जैसे SLE के लिए बताया था मैं, इसमें क्या कॉम्प्लीमेंट C1 C4 की कमी हो जाती है, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। डिजीज ऐसी इसमें इतने इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने हैं, SLE कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जा जाके उनकी कितनी कमी हो रही है, उनमें कोई पैथोलॉजी नहीं हुई, वो जितने थे उतनी होनी चाहिए उतनी है। लेकिन क्या है कि उसके क्या इसका कंजप्शन ही इतना हो गया किस तरीके से उनकी नॉर्मल काउंट ही कम हो गया है इस तरीके से। ये इसको लेकर आपको दो रिएक्शन आ सकता है। तो क्या पूछ सकता है, तो सीरम सिकनेस का बात करके चले तो ये थोड़ा सा डिलेड रिएक्शन रहती है, जिसमें क्या कि इस तरीके से किसको ये ज़्यादातर हमको वैक्सीनेशन वाली प्रक्रिया जो होती है, जिसमें एंटीबॉडीज हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा बने कोई एंटीजन इंजेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज बनती है, तो एंटीबॉडी करने में आपको बहुत ज़्यादा बन जाती है। ये तो एंटीबॉडी जब बहुत ज़्यादा बन जाती है तो उसको चेक करते हैं, जिसमें एंटीजन का एक्सपोजर होता है। तो इस तरीके से हमको क्या देखने को मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन देखने को मिलेगा डिले, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन देखने को मिलेगा तो क्या होगा, इधर इन्फ्लामेटरी वाली रिएक्शन बिल्डअप होगी। सिंपल तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जब भी एक्टिवेशन होगा तो उसमें क्या कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर अलग होते हैं ना तरीके से, C3A C4A, तो वो इन्फ्लामेटरी मतलब उसके कारण ये तो डिस्ट्रक्शन नहीं करा, कौन कौन ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये कि तरीके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर भी तो ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन करेंगे। न्यूट्रोफिल वगैरह वैसे भी बहुत ज़्यादा जा रही है, जिसमें बताया था मैंने टिश्यू प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं और सब चीज़ काम चलती है, जिसके कारण न्यूट्रोफिल ज़बरदस्ती की अट्रैक्ट हो रही है, हर जगह आ जाने लग रही है, तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चल रही है प्रॉपर एक तरीके से पूरे शरीर में, तो जिसके कारण सीरम सिकनेस डेवलप हो जाती है। ये सिस्टमिक लेवल पर होती है। दूसरी चीज़ आती है हमारी एंथ्रेसिएशन, और एक तरीके से स्किन लेवल पर डेवलप होती है। स्किन लेवल पर करते हैं लोकलाइज्ड इंजेक्शन देते हैं एंटीजन का, जिसमें क्या है कि तरीके से एंटीबॉडी यदि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है एक तरीके से ब्लड स्ट्रीम में, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वही बात है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन होगा। और फिर क्या एक तरीके से उसमें कीमोटैक्सिस वाली प्रक्रिया जो होती है, मैंने बताया C5a भी काफ़ी तगड़ा मीडिएटर माना जाता है किसका, इस तरीके से कीमोटैक्सिस का, जिसके कारण न्यूट्रोफिल वगैरह आएंगे, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का जो काम है इस तरीके से उस जगह होगा, जिसके कारण क्या डेवलप हो सकता है इस तरीके से हमको क्या है कि तरीके स्वेलिंग वगैरह जो होती है, स्वेलिंग नेक्रोसिस वगैरह उस एरिया में देखने को मिल सकती है। तो ये तरीके आती है एंथ्रेक्स रिएक्शन आती है। टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में बात करी जाए तो क्या डेवलप होता है, टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मैंने बताई थी शायद। इस तरीके से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, उसमें रोल होता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में बात की तो CD8 सेल का इन्वॉल्व रहता है, मैक्रोफेज का रोल रहता है, और टी हेल्पर 1 सेल का एक्टिवेट होता है। स्टार्टिंग में ये प्रक्रिया होती है इनिशिएटिंग फेज, जिसमें टी हेल्पर 1 का रोल रहता है, जिसमें टी हेल्पर 1 का एक्टिवेशन किस प्रकार होता है, हमारा एंटीजन पेनिट्रेंट सेल होती है एंटीबॉडी सेल, जिसमें क्या कहते हैं MHC1 का एक्सप्रेशन होता है, जैसे CD8 सेल जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जैसे टी हेल्पर से CD8 सेल एक्टिवेट बस ये चीज़ चाहिए। उसके अलावा दूसरा जो होता है उसमें बात करते हैं, यदि MHC2 होता है, जैसे MHC1 तो हर किसी में होता है, उसके आधार पर पहचान नहीं कर सकते। MHC2 जो होता है उसके कारण क्या होता है, हमारा MHC2 होता है, उसके कारण क्या है, तो टी हेल्पर सेल भी एक्टिवेट होती है, और टी हेल्पर सेल में भी याद रखना टी हेल्पर वन एक्टिवेट होती है। टी हेल्पर 1 क्या करती है, मैंने बताया था लेटर स्टेज में क्या कि वो इंटरफेरॉन गामा का रिलीज करती है। इंटरफेरॉन गामा क्या करता है, इस तरीके से हमारा मैक्रोफेज का एक्टिवेशन करने का काम करता है, और इस तरीके से साइटोटॉक्सिक टी सेल का जो एक्टिवेशन करने का काम करता है, जो कि किस तरीके से नेक्रोसिस हुआ, या इस तरीके से हमारे जो हमारे कहते हैं
तो इस तरीके से मैं परफोरेनिंग या एनएमबी वाली रिएक्शन बात आई थी मैंने, उसके द्वारा हमारे क्या है कि सेल का डिस्ट्रक्शन करने का काम करती है। तो ये चीज़ें चलती है इस तरीके से हमारे किसमें उसमें उसमें क्या है ना। उसके अलावा क्या है कि लेटर स्टेज में क्या है कि ग्रेनुलोमा डेवलप हो सकता है। तो ये एक तरीके से ग्रेनुलोमा डेवलप होने की मैंने मैकेनिज्म उसमें बता दी थी। तो इस प्रकार हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो सारी की सारी खत्म हो गई।